नाज़रीन, ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन से लेकर सदर बनने तक और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और तमाम पॉलिसीज दुनिया भर में मकबूल हुई हैं, अमेरिका के अंदर मकबूल हुई हैं। और ट्रंप ने जो यूक्रेन की जंगबंदी की बात की है उसको भी दुनिया में सराहा गया है। लेकिन ट्रंप ने जब से गजा के ऊपर बात की है तो ये पहला ऐसा मौका आया है इस सारे प्रोसेस में, पिछले 6 महीनों से आप लगा लें कि ट्रंप राइज कर रहे हैं, ट्रंप मकबूल हो रहे हैं, लेकिन पहला ऐसा मौका कि जिसमें ट्रंप वर्ल्ड वाइड तनकीद का निशाना बने हैं वो गजा का मामला है। गजा के ऊपर जो उन्होंने काबिल मुज़म्मत बयान दिया है, अब यूं कहिए कि ट्रंप जो है वो हॉट वाटर्स के अंदर उसने कदम रख दिया है और बिला वजह की तनकीद इजराइल के लिए अपने पल्ले, अपने खाते के अंदर डाल दी है। वैसे तो ट्रंप का नारा अमेरिका फर्स्ट का है, लेकिन इजराइल फर्स्ट के चक्कर में ट्रंप ने अपना भी जो है वो काफी डैमेज करवाया है, काफी, क्योंकि दुनिया फिर दूसरे एंगल से सोचना शुरू हुई है कि ट्रंप जो है वो कोई अमन लेकर आने वाला नहीं है, बल्कि ये तो और क्राइसिस दुनिया में खड़े करने जा रहा है और ये रियलिस्टिक कोई पॉलिसीज इसके पास नहीं है, बल्कि अजीबो गरीब इसकी बातें हैं। और इसके बाद नाज़रीन अगली बड़ी खबर यह है कि तमाम पॉलिसीज ट्रंप की वो बैक फायर करना शुरू हो गई हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में मतलब भूचाल आ गया है। पहले तो ट्रंप दुनिया के ऊपर बिजलियां गिरा रहे थे, कभी इसको धमका रहे हैं, कभी उसको धमका रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो अब वो तमाम जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो तमाम के तमाम बैकफायर करना शुरू हो गई हैं और अमेरिकी डिक्लाइन को खुद ट्रंप ने तेज कर दिया है। दुनिया अब ये देख रही है कि अमेरिकी एम्पायर के ताबूत का जो आखिरी कील है वो खुद ट्रंप साबित होने जा रहे हैं। यानी दुनिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ट्रंप की ये जो पॉलिसीज हैं यही डिक्लाइन की तरफ लेकर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अमेरिकी डिक्लाइन ही असल में इजरायली डिक्लाइन है। और इजिप्ट और जॉर्डन से खबर आ गई है, इजिप्ट और जॉर्डन ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप ने जो बात की कि फलस्तीनियों को जो है वो गजा से खाली करके मिस्र और जॉर्डन में ले जाया जाए। बहुत सख्त रद्द आया है, मिडल से सख्त रद्द आया है, पूरी दुनिया से आप कह लें कि सख्त रद्द आया। दूसरी तरफ अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पहली कॉल हुई है चाइना को, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पहली ही कॉल में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे आला ओहदेदार को क्या जवाब दिया है? बिहेव योरसेल्फ, जरा तमीज से बात करो। यह वैसे चाइना की हिस्ट्री में शायद ऐसा कभी हुआ हो कि चाइना ने इस अंदाज में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की हो। बिहेव योरसेल्फ, ये चाइना ने जनाब पहली ही कॉल के अंदर बम फोड़ दिया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो साउथ अमेरिका है, जो लैटिन अमेरिका है, वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए, ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हो गए। तो एक बड़ा, एक तरह से हम देखें तो इंटरेस्टिंग टाइम भी है जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, और बड़ा क्रूशल टाइम भी है। ओवरऑल ये एक जो दुनिया का एम्पायर है वो अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये एक हिस्ट्री भी होती है जब कोई एम्पायर बनता है या फिर टूटता है, क्योंकि उसी से ऑर्डर या बनता है या टूटता है और उससे फिर पूरी दुनिया मुतासर होती है। तो ये जो इवेंट्स हो रहे हैं जो कि बरह रास्त मिडिल ईस्ट के साथ लिंक है, इजराइल की डिक्लाइन या उसके पावरफुल होने के साथ लिंक है, तो ये बड़े क्रूशल भी हैं और एक अंदाज के अंदर बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग भी हैं। तो हम ये तमाम आपके साथ शेयर करते हैं और तमाम को लिंक करके आपके सामने रखेंगे। आगाज हम जो इजिप्ट और जॉर्डन से करते हैं। कल नाज़रीन जो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की कि मिस्र और जॉर्डन को गजा के फलस्तीनियों को एज अ मुहाजिर जो है वो लेना चाहिए, तो एक तो ये बड़ा काबिल मुसम्मत बयान था और पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हुई है। और एक तरह से नाज़रीन हम यहां पर भी देखें तो ये कितना इम्प्रैक्टिकल बात है, कितना अनरियलिस्टिक बात है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सदर जो है वो मिडिल ईस्ट को जानता ही नहीं है। आप जरा रियलिटीज को तो देखें कि इतना कॉम्प्लेक्स मसला है जिसमें पिछले 15 महीनों से जेनोसाइड हुई है और वो लोग उस लैंड के लिए लड़े हैं। यानी आप जरा इसको कॉमन सेंस के अंदाज में भी देखें कि ये कितनी सेंसलेस बात है, नॉनसेंस बात है ये, कि जो लोग अपनी लैंड के लिए जेनोसाइड भुगत गए हैं उनको वहां पर स्टेटमेंट दी जा रही है कि जनाब यहां से निकल जाए। जिनके खिलाफ दुनिया की तमाम ताकत फेल हो गई है, जिनके जज्बों के खिलाफ, उनको कहा जा रहा है कि यहां से निकल जाए, तो वो निकलेंगे वहां से। यानी अमेरिका और इजराइल ने सारी ताकत तो लगाकर देख ली, वो नहीं निकले, उन्होंने मौत को कबूल कर लिया। तो एक नॉनसेंस बात भी और इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक बात। तो कल ही हमने आपको कह दिया था कि इसका रिएक्शन आएगा और मिस्र और जॉर्डन इसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अरब्स की जो लीडरशिप है जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं, वो ये वाली बात तो उनका वजूद मांगने वाली बात है, ये तो उनकी रियासतों को खतरा है ना, तो वो इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। मिस्र और जॉर्डन का सख्त रद्द-ए-अमल आया है और पूरे अरब्स वर्ल्ड का जो रद्द-ए-अमल आया है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
वर्ल्ड वाइड ट्रंप के ऊपर तनकीद हुई है। ट्रंप ने बिला वजह ये अपने आप को हॉट वाटर्स के अंदर दाखिल किया, वर्ल्ड वाइड जब तनकीद हुई। और मिस्र ने क्या किया है? ट्रंप ने कहा कि मैंने जॉर्डन से बात कर लिया, अभी मैंने मिस्र से बात करनी है। तो मिस्र के साथ अभी कॉल हुई नहीं और मिस्र ने इससे पहले ही बयान जारी कर दिया और कहा कि हम कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट करते हैं और किसी तौर पर इस बात को कबूल नहीं करेंगे। कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ट्रंप अंडर फायर ओवर जस्ट क्लीन आउट गाजा सजेशन। अंडर फायर आ चुके हैं ट्रंप। इस तरह की हेडलाइन अब से पहले इलेक्शन कैंपेन से लेकर अमेरिका के सदर बनने तक ट्रंप के ऊपर नहीं लगी ये वाली हेडलाइन। तो इजराइल का साथ देना इस वक्त हर किसी के लिए घाटे का सौदा है। इस डूबते जहाज के ऊपर जो भी खड़ा होगा वो डूबेगा ही सही। ट्रम्प्स गाजा प्रपोजल रिजेक्टेड बाय एलायंस एंड कंडेम्ड एज एथनिक क्लींजिंग प्लान। ये वही बात है ना, मतलब एथनिक क्लींस उनको करने वाली बात है, उनको मुकम्मल तौर पर इस तरह डिस्प्लेस किया जाए कि गजा मुकम्मल उनके हाथों से निकल जाए। तो इत्तेहादियों ने भी रिजेक्ट कर दिया है और इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो कंडेम किया है। इजिप्ट कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स प्लान्स टू लिक्विडेट द पैलेस्टीनियन कॉज एंड स्ट्रेसेस दैट इट्स बॉर्डर्स आर अ रेड लाइन। इजिप्ट रिजेक्ट्स पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट, शट्स डाउन Trump resettlement plan. Our rejection of displacement is constant, ये जॉर्डन कह रहा है, and unchangeable and necessary to achieve the stability and peace we all want. तो इस तरह काफी बड़ा सेटबैक जो है वो ट्रंप को उठाना पड़ा है और फलस्तीनियों के खिलाफ इनकी ये जो सारी पॉलिसीज हैं वो यहां पर नाकाम ही ठहरेंगी। और अहम बात क्या है, और मैं तो इसको दिलचस्प बात भी कहूंगा कि इजराइल के अंदर भी इस बात को कोई वेलकम नहीं किया गया। और अमेरिका के अंदर तो क्या ही होना था, अमेरिकी जो अवाम हैं, जो खासकर यंगर जनरेशन है, वो तो बहुत ज्यादा इजराइल के वहां पर उसकी रियलिटी जान चुके हैं। नेतन्याहू ने भी इस बयान के जवाब में कोई बयान जारी नहीं किया। ट्रंप के इस बयान के जवाब में नेतन्याहू ने कोई बयान जारी नहीं किया। यानी वो जैसे हर बयान के ऊपर बयान जारी करता है कि मैं इसको वेलकम कर रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है। जैसे अभी ट्रंप ने बम भेजने का ऐलान किया तो नेतन्याहू ने मैसेज जारी किया कि बड़ी अच्छी बात है। इजराइल के अंदर सिर्फ समूतरेज का बयान आया है और उसने इसको वेलकम किया और किसी ने वेलकम नहीं किया। इवन जो यरूशलेम पोस्ट है, जो इजराइल का बड़ा इदारा है, उसने ट्रंप के इस प्लान को इम्प्रैक्टिकल लिख दिया। तो ये एक गैर मामूली बात है कि इजराइल के अंदर भी। अच्छा, इसके बाद ट्रंप ने कॉल की मिडिल ईस्ट के एक और मुल्क को, किसको? बहरेन को। और बहरेन के साथ क्या डिस्कस हुआ? ट्रंप एंड किंग ऑफ बहरेन डिस्कस रीजनल पीस, इजराइल टाइज, इजराइल के साथ ताल्लुकात, रीजनल पीस एंड स्ट्रेंथनिंग बहरेन नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट विद इजराइल। कि बहरेन का जो नॉर्मलाइजेशन का एग्रीमेंट है इजराइल के साथ, उसको मजबूत किया जाए। कॉपरेशन बिटवीन इजराइल एंड गल्फ स्टेट्स, खलीजी रियासतों के ताल्लुकात इजराइल के साथ। बिल्डिंग ऑन दीज एफर्ट्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन द रीजन। अगेन इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक। मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज का सबूत के इजराइल का डिक्लाइन। अब आखिरी लाइन आपने देखी कि ये जो है ना रीजनल पीस के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, यानी एक थॉट्स ये इमर्ज हुई आज से कुछ दहाइयां पहले कि अरब्स अगर इजराइल की अगर सुलह हो जाती है तो खित्ते के अंदर अमन हो जाएगा। और फिर अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में अरबों और इजराइल की सुलह हुई। लेकिन जो अक्टूबर 7 था वो इस थॉट का रिजेक्शन था। खित्ते में जो अमन है वो अरब्स और इजराइल की सुलह के नतीजे में नहीं होना है, वो फलस्तीनी रियासत बनने की सूरत में होना है। सुलह तो हो चुकी थी, कितनी बड़ी बात है, सुलह हो चुकी थी। ये सुलह होने के बाद रीजनल वॉर हमने देखी है। तो इसका क्या मतलब है कि खित्ते का फैसला अरब्स और इजराइल नहीं, फलस्तीनी रियासत जो कि है ही नहीं, उसने करना है। ये 7 अक्टूबर इस बात का प्रैक्टिकल सबूत दुनिया के सामने आया है। अब ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को आगे बढ़ाया जाए। अभी 2 दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन की बात की कि बड़ी जल्दी होने वाली है। अब आप जरा अंदाजा करें कि ना कोई जेनोसाइड का हिसाब किताब बराबर हो रहा है, गजा के हवाले से वो ये बात कर रहे हैं, फलस्तीनी रियासत की वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या ओवरऑल कोई ऐसा माहौल मौजूद है कि जिसमें नॉर्मलाइजेशन हो सके? जब अब्राहम अकॉर्ड हुए थे तब सिनेरियो कुछ और था, आज तो ये अभी ताज़ा तरीन ये जेनोसाइड हुई है। आप जरा अंदाजा करें कि ट्रंप नेतन्याहू को अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में नहीं बुला सका, उसको अवॉइड कर रहा है क्योंकि नेतन्याहू के साथ खड़े होकर इस वक्त तस्वीर बनवाना किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो नेतन्याहू को उसने अपनी सेरेमनी में नहीं बुलाया। नेतन्याहू को अभी तक ट्रंप ने कॉल नहीं की, बल्कि ट्रंप ने किसको कॉल की? एमबीएस को, अभी किंग ऑफ बहरेन को, फिर जॉर्डन
नेतन्याहू को कॉल नहीं हुई है, मतलब वो, और यूरोप का एक मुल्क उसने इनवाइट नहीं किया नेतन्याहू को, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में क्या अरब्स अफोर्ड करेंगे कि वो, मतलब एमबीएस जा रहे हैं तल अवीव, या नेतन्याहू आ रहा है इधर सऊदी अरेबिया में या यूएई या किसी और मुल्क में, या कोई भी इजरायली वजीर आजम, क्या इस वक्त ये माहौल है? क्या अरब्स हुक्मरान जो अवाम का गुस्सा है उसके सामने जाकर कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं? कतन नहीं ले सकते हैं, वो माहौल ही नहीं है। अब तो अगर फलस्तीनी रियासत के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। पहले अब्राहम अकॉर्ड हो गया सो हो गया, और वो भी नहीं चल सका है, तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। तो इस तरह जो भी ये पॉलिसीज बना रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी, बल्कि उसका सेटबैक ही आएगा। अब हम मजीद पॉलिसीज को देखते हैं जो ट्रंप की हैं, दुनिया के साथ इसको जोड़कर देखते हैं कि अमेरिकी एम्पायर का डिक्लाइन, उसका जो स्टाइल है वो कैसे बैकफायर, और अमेरिकी एम्पायर का डिक्लाइन ही इजरायली डिक्लाइन है, दुनिया कैसे खड़ी हो रही है। जरा आगाज हम साउथ अमेरिका से करते हैं, यानी बरआज़म अमेरिका है, उसमें नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कनाडा, ये दो मुल्क आते हैं, और साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में मेक्सिको और वेनेजुएला, ये सारे मालिक। अच्छा, कोई भी जो मुल्क होता है उसके लिए नेबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो एम्पायर होता है नाज़रीन, उसके लिए स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी उसके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो उसका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाते हैं। वहां पर तो उसका मुकम्मल उजारादारी होनी चाहिए, और अमेरिका की है 200 साल से, लेकिन अब जो उसका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बदल रहा है, और ये ममालिक जो है वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अच्छा, अब वो किस तरह से खड़े हो रहे हैं? ट्रंप ने अपनी जो डिपोर्टेशन फ्लाइट्स हैं वो शुरू की, और पहली फ्लाइट जो जहाज भरकर भेजे वो मैक्सिको भेजे, मैक्सिको ने रिजेक्ट कर दिया। मैक्सिको के बाद ट्रंप ने जो फ्लाइट्स हैं वो किसके लिए भेजी? कोलंबिया, मतलब जहाज के जहाज भरकर आ रहे हैं, कोलंबिया ने भी डिक्लाइन कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई मुल्क नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रही कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स उतर सकें किसी मुल्क में, तो जनाब उन्होंने रिजेक्ट कर दी। जो ही कोलंबिया ने रिजेक्ट की तो ट्रंप ने फौरी कोलंबिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। फिर इम्प्रैक्टिकल, आप नॉनसेंस, आप ये चीज देखिए कि आप उनके खिलाफ इलीगल इमिग्रेंट, यानी आप खुद कबूल नहीं कर रहे हैं और धकेल रहे हैं उनके मुल्कों में, उनके लिए मिसाल पैदा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स मसला है, तो मसला ये दूसरे मुल्कों में धकेल रहे हैं, और अगर उन्होंने रिजेक्ट किया जो उनका हक है तो आप उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकला? मतलब ये भी इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। विद इन और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिका के ऊपर टैरिफ जायद कर दिए। अमेरिकी सैंक्शंस के जवाब में कोलंबिया ने विद इन और अमेरिका के ऊपर टैरिफ जायद कर दिए। कोलंबिया's प्रेसिडेंट हिट्स बैक एट ट्रंप विद रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन यूएस। कोलंबिया के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देखिए, योर ब्लॉकेड डज नॉट स्केयर मी, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ द ह्यूमन रेस बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड यू विल नेवर रूल अस। तुम कभी हमारे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकोगे। कोलंबिया इंपोजेस 50% tariffs on US goods in retaliation to President Trump's sanctions for not accepting deported migrants। कि डिपोर्टेड माइग्रेंट्स को कबूल नहीं किया, सैंक्शन लगा दी, तो जवाब दिया कोलंबिया ने इस अंदाज के अंदर 50% टैरिफ्स लगा दिए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? बाकी मुल्क आ गए कोलंबिया की मदद को। वेनेजुएला सबसे पहले, बड़े रीजनल पावर, और कोलंबिया जबरदस्त सपोर्टर फलस्तीन का, कोलंबिया के प्रेसिडेंट जबरदस्त सपोर्टर, वेनेजुएला जबरदस्त अच्छा, ये बड़ी है, मतलब इसको आप कैसे, तमाम जो साउथ अमेरिका है 90% वो फलस्तीन का हिमायती हुआ है इस पूरी जंग के अंदर। उनकी पोजीशन बदली है टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। चिली, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, क्यूबा, इन तमाम ने फलस्तीन के हक में। अच्छा, तो वेनेजुएला के सदर आ गए कोलंबिया की मदद को। वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो एश्योर्स Colombian counterpart of support for his people and country in face of recent US measures, and together let us strengthen our independence and build prosperity for our people in Latin America and the Caribbean। हम सब मिलकर जो है वो सामना करेंगे, और कैरेबियन और ये सारे लैटिन हम मिलकर जब वो अमेरिका का सामना करेंगे, और मतलब इंडिपेंडेंस, आज़ादाना फैसले। तो बात नाज़रीन ये है कि देखें, ट्रंप जंगे तो नहीं छेड़ रहे, ये तो वाज़ेह है कि एक तो अमेरिका अफोर्ड नहीं करता, दूसरा ट्रंप की ये पॉलिसी भी नहीं है जंगे छेड़ना। तो ट्रंप अपनी तरफ से दुनिया को झुकाने के लिए कौन सा वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं? टैरिफ्स का, सैंक्शंस का। जंगे ना अमेरिका अफोर्ड कर पा रहा है ना ट्रंप की पॉलिसी है, तो टैरिफ लगाएंगे और सैंक्शन लगाएंगे। इससे वो कहते हैं कि जिसके खिलाफ जो मर्जी मनवा लो, जिससे
ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. اچھا اب آپ ذرا ریسنٹ ورلڈ کے اندر دیکھیں, سب سے پہلی مثال رشیا, ان کے اوپر سینکشن لگی, کیا رشیا نے سرنڈر کر دیا؟ کیا ایران کو سینکشن روک سکی ہیں؟ کیا نارتھ کوریا کو روک سکی ہیں؟ کیا وینزویلا کو روک سکی ہیں؟ تو سینکشنز کا جو ویپن ہے وہ ماڈرن ورلڈ میں فیل ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ رشیا کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں اس کا سب سے زیادہ اپسیٹ, اس کا سب سے زیادہ نقصان خود یورپ کو اٹھانا پڑا ہے, ویسٹ کو اٹھانا پڑا ہے. یورپ کمزور ہوا ہے ان سینکشنز کی وجہ سے جو رشیا پر لگی ہیں. نتیجہ تو رشیا کے خلاف نکلنا چاہیے, لیکن نتیجہ کس کے خلاف آیا؟ یورپ کے خلاف. ان کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا, اور جب اکانومی کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے تو ہر چیز کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. تو ٹرمپ کس چیز کے اوپر اترا رہے ہیں؟ ٹیرفز اور سینکشن, جو کہ ہتھیار ہی فارغ ہو چکا ہے. اور اگر جنگوں کی بات کریں تو ویتنام سے لے کر یوکرین اور غزہ تک یہ ساری جنگیں کنیکٹڈ ہیں, اور ساری کی ساری امریکہ ہارا ہے. ساری کی ساری امریکہ ہارا ہے. یہ ویتنام اور غزہ, یوکرین, یہ سارے کنیکٹڈ واقعات ہیں. ایک کے بعد ایک امریکہ نے جنگ چھڑی اور ساری ہاری ہے. ٹھیک ہے, تو جنگیں اور ٹیرفز اور سینکشن, یہ ٹوٹل حالت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو ٹرمپ کا یہ سٹائل چلنے والا نہیں ہے. اور ٹرمپ جو وہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا نا کہ اس کو ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس تابوت کا آخری کیل ثابت ہوگا, اس ڈوبتے جہاز کو خود, یعنی بائیڈن نے ایک اور انداز میں بیڑا غرق کیا ہے اور ٹرمپ کسی اور انداز میں بیڑا غرق کر رہے ہیں. برازیل میں پھر فلڈز بھیجی ہیں, میکسیکو, کولمبیا, پھر برازیل بھیجی ہیں. اور برازیل کا کیا ریئیکشن آیا ہے؟ برازیل outraged after illegal aliens deported from United States arrived by plane in handcuffs. ایسوسیٹڈ پریس. یعنی آپ دیکھیے چائلڈش بیہیویئر ہے, ٹوٹل چائلڈش بیہیویئر. بھئی اگر آپ نے ڈیپورٹ کرنا ہے تو آپ کسی ملک کے ساتھ پہلے جا کر بات تو کریں, جن کی سوائل کے اوپر آ کر آپ نے ڈیپورٹ کرنا ہے. ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں, کوئی میکنزم بنائیں, کوئی پروسیجر بنائیں. آپ جہاز بھر بھر کے ان کے ملکوں میں بھیجنا شروع کر رہے ہیں, اور 11 ملین امیگرینٹس کو انہوں نے نکالنا ہے, تو کون قبول کرے گا؟ تو بات نہیں کر رہے, بلکہ جو ریجیکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر الٹا سینکشنز لگا رہے ہیں. تو یہ کوئی پریکٹیکل ڈیسیژنز ہیں یا کیا یہ پریکٹیکل پالیسیز ہیں؟ غزہ اور ایجپٹ سے لے کر اب یہ ساری چیزیں آپ کنیکٹ کریں, بالکل پریکٹیکل نہیں. اور یہ ایسا سٹائل ہے جو بیک فائر کرنے جا رہا ہے. اور آپ کے سامنے آغاز ہے, یہ آج کی جو خبریں ہیں یہ آغاز ہے. جو ٹرمپ کی بجلیاں گر رہی تھیں اس کا یہ جواب آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیے بہت بڑی خبر جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا مطلب ڈیبیٹ. مارکو روبیو سیکریٹری آف اسٹیٹ, ان کی پہلی کال ہوئی چائنا کے فارن منسٹر کے ساتھ. مطلب اس وقت جو سب سے زیادہ دیکھیں ٹکر تو اصل میں امریکہ اور چائنا کی ہے. دو ہی دنیا کی سب سے بڑی پاورز ہیں, امریکہ اور چائنا. تو امریکہ نئی انتظامیہ کیسے ڈیل کرتی ہے چائنا کے ساتھ, سب کی نظریں اس بات کے اوپر ہیں. تو امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے چائنا کے فارن منسٹر کو کال کی, تو کیا ہوا؟ ایسوسیٹڈ پریس, چائنا ٹیلز روبیو ٹو بہیو ہمسیلف ان ویلڈ وارننگ. انڈیا ٹوڈے, بہیو یور سیلف, چائنیز فارن منسٹر وارنز US سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو ان فرسٹ کنورسیشن. پہلی کال امریکی انتظامیہ کی چائنا کے ساتھ ہو رہی ہے, اور چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ بہیو یور سیلف. اس کا کیا مطلب اردو میں کیا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمیز کرو, تمیز کرو. یہ چائنا کے فارن منسٹر امریکہ کو کہہ رہے ہیں, یعنی امریکہ امپائر ہے, امریکہ دنیا کا حکمران ہے. تو کولمبیا سے چائنا تک آپ دیکھ لیں, اور درمیان میں مڈل ایسٹ دیکھ لیں, کیا ایک بھی پریکٹیکل پالیسی ہے؟ کیا ایک بھی ان کی پالیسی مانی جا رہی ہے؟ نہیں مانی جا رہی ہے. تو جب ایک امپائر اپنی پالیسی منوا ہی نہیں پا رہا ہے تو یہ ڈکلائن نہیں تو اور کیا ہے. اور آپ ذرا اندازہ کریں, اگر دھیمے مزاج کا چائنا اگر اس حد تک آ گیا کہ بہیو یور سیلف, چین جو ہے وہ کسی سے ایسے بات نہیں کرتا. امریکہ سے تو پھر امریکہ ہے نا, وہ تو بڑے دھیان کے ساتھ, چائنا تو بڑے مختلف انداز میں, ذرا دھیمے انداز میں, تو نہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ تو بالکل نہیں. لیکن اگر چائنا کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں تو بھائی اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا اب کنفرنٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ اونچی آواز میں بات کریں گے تو, یا کوئی غلط لفظ بھی استعمال کریں گے تو ہمارے پاس اب اتنی پاور ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو پہلی کنورسیشن میں انہوں نے کہا تمیز کرو. اب آپ مجھے بتائیے 4 سال انہوں نے چلنا ہے چائنا کے ساتھ, اور آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے. اتنے کرائسس ہے, ان کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے, اور غزہ جیسے سینسٹیو معاملے کو کسی اور انداز میں حل کرنا چاہیے. لیکن وہ جو آرڈرنگ سٹائل ہے, وہ جو روایتی ایک امپائر کا سٹائل ہوتا ہے, تو وہ یہاں پر دنیا بدل رہی ہے اور وہ بیک فائر کر رہا ہے. تو امریکی ڈکلائن از دا اسرائیلی ڈکلائن, اور جو اسرائیل آلریڈی ہارا ہوا ہے. تو یہ منظرنامہ ہے.
ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.